अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिजनेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, हमारी गंदम की फसल बड़ी अच्छी हुई है। हमने काश्त कम की थी, लेकिन अल्लाह ने मेहरबानी की कि फसल बड़ी अच्छी हो गई और हमने जो है अपने हदफ से ज़्यादा गंदम हासिल कर ली है। खुशी का मकाम है, हुकूमत भी बहुत खुश है, महकमा ज़राअत भी खुश है और काश्तकार भी खुश है, लेकिन सारे अपनी अपनी जगह पर क्रेडिट भी ले रहे हैं। ये क्रेडिट किसका है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ साथ आगे जो फसल है वो कपास इस वक्त बिजाई के मरहले में है और बड़ा मामला हिसास होता है ऐसे मौके पर, क्योंकि आपको अच्छा बीज चाहिए, फिर आगे अच्छी अद्वियात चाहिए, फिर उसके साथ साथ खादें चाहिए, फिर देखभाल चाहिए और फिर आखिर में कीमत का मरहला भी आ जाता है। लेकिन इस दफ़ा जो है हुकूमत ने बड़ा फोकस किया है कपास पर और कोशिश की है कि आपको तरगीबात दी जाएँ। 8500 रुपये फ़ी मन कीमत मुकर्रर की है। साथ साथ जो है ज़ेर काश रकबे के लिए इजाफे के लिए उसमें काफ़ी सारे इक़दाम किए हैं। कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा रकबे पर कपास काश्त हो। कपास काश्त होगी, कपास मार्केट में आएगी तो उससे हमारी जिनिंग की इंडस्ट्री भी चलेगी। उसके साथ साथ जो है काटन से एसोसिएटेड टेक्सटाइल मिल्स चलेंगी और बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इससे वाबस्ता हैं और हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। और एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़र मुबादला कमाएंगे। ज़र मुबादला यहाँ आएगा तो आपको पता है कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त हमारा ज़र मुबादला का है। फ़ॉरेन करेंसी हमें चाहिए, वो आएगी तो हर तरफ खुशहाली आएगी। ये हमारे आज के मौज़ूआत हैं, इनकी जुज़ियात पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद है डॉक्टर शफ़क़त सईद साहब, ज़र यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं, प्रोफेसर हैं। उनसे जानेंगे कि बीज के हवाले से जो है जो खदशात हैं उस पर जो है उनकी क्या राय है और लोगों को कैसे हम अच्छा बीज फराहम कर सकते हैं। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं आसिफ मजीद साहब, आप ज़राई माहिर हैं और सदर हैं एवियाल ग्रुप के। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप भी खुशी महसूस कर रहे हैं, ये गंदम की अच्छी फसल आई है? सर खुशी तो है क्योंकि अल्लाह ताला ने रहमत किया है। रहमत की है। क्रेडिट भी ले रहे हैं आप या क्रेडिट? क्रेडिट तो मैं कहता हूँ फार्मर का है। हाँ, वैसे तो क्रेडिट जो है फितरत का है, सच्ची बात है, फितरत का है, फार्मर का। अल्लाह ताला जो है ना बेहतरी कर रहा है। ज़ाहिर नेचर के बगैर तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। एग्रीकल्चर सारी रिलाय नेचर के ऊपर करती है, क्योंकि किसान इंडस्ट्रियलिस्ट सारे अपने जो जितनी भी इनपुट होती है वो फील्ड में डाल देते हैं। फिर अल्लाह ताला का अल्लाह से दुआएं हो रही हैं। लेकिन इस दफ़ा आसिफ साहब बड़ा डिफरेंट हुआ कि भाई बारिशें होती रही, हम परेशान रहे, काश्तकार डरा रहा कि जी बारिशों से नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो जो जहमत जिसको हम समझ रहे थे वो अल्लाह की रहमत में बदल गई। अल्लाह ताला का बड़ा अच्छा अपना निज़ाम है, वो बेहतर जानता है और अल्लाह की ख़ास रहमत है। लेकिन देखें, मैं कहता हूँ कि हम जो बात करते हैं ना प्रिसीजन एग्रीकल्चर की, उसमें इतना वेरिएशन नहीं आती है। वेदर का रोल पूरी दुनिया में हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, इस तरह ऊंच नहीं तो हर जगह रहती है, लेकिन है कि बाकी फैक्टर्स को हमें जो है जो हमारी बस में फैक्टर है उनकी कोशिश, हमारे यहाँ वो भी अनकंट्रोल्ड है, वो हमने उसके लिए बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो बाकी अदरवाइज है कि सारे फैक्टर मिलकर ही बात बनती है ना। ये नहीं है कि एक फैक्टर, वेदर तो है ही, ठीक है, लोगों ने काश्त ना करते, लोग खाद ना देते, पानी ना देते, साथ अगर लाजिंग थी, हम पहले समय 2 मिलियन टन कम हो जाएगी लाजिंग की वजह से। पहले हमारी फोरकास्ट या जो सर्वे आ रहा था वो ये आ रहा था कि 1.5 से 2 मिलियन कम हो जाएगी। लेकिन देखिए अल्लाह ताला की रहमत हुई कि मौसम बेहतर अच्छा था, गर्मी नहीं पड़ी इतनी और उसकी यील्ड बढ़ गई। हालांकि काफी सारी गंदम जाय भी हुई है, जाय बड़ी हुई है। अगर ये जाय ना होती तो फिर सर हमारा सिस्टम ठीक नहीं है हार्वेस्टिंग का। हार्वेस्टर मशीनें जो थर्ड क्लास में बहुत नुकसान होता है, उसमें डैमेज बड़ा, लॉसेस बहुत है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हमारे बहुत ज्यादा हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला की खास रहमत हुई है, रेट भी अच्छा था, जिम्मेदार मोटिवेटेड है। इस वक्त दुनिया, इस वक्त जना जी पाकिस्तान में सबसे अच्छी क्रॉप्स और वेजिटेबल्स हैं, नंबर 1। पहले होता था लाइफ स्टॉक नंबर 1 थी, फ्रूट्स नंबर 2 थे, क्रॉप्स नंबर 3 थी, क्रॉप्स और वेजिटेबल, ठीक है। अब क्या हुआ है ये 2 साल से, क्रॉप्स और वेजिटेबल नंबर 1, नंबर 2 पे लाइफ स्टॉक है। अच्छा, ये इस आपकी तरजीहात में पहले नंबर पे आ गई, प्रॉफिटेबिलिटी वाइज और अच्छे वाइज। नंबर 1 पे आ गई, नंबर 2 पे लाइफ स्टॉक, नंबर 3 पे फ्रूट चला गया। देखा ना, मैंगो जो है बड़ा अच्छा फार्मर भी है, 2.5-3 लाख से ऊपर नहीं एकड़ का, अब 1.5-2 लाख तो उसका है, मतलब एक अपनी आ रही है तकरीबन अपना इसकी लीज, तो 17-80 लाख रुपया खर्चा भी आता है, उसको तो कोई फायदा नहीं है बाग में। अब बहुत अच्छा ग्रोअर जो है ना वो 3 लाख का बिकता है, ये आइडियल जो बहुत अदरवाइज 1.5 लाख से लाके 2.5 लाख का एकड़ बिकता है मैंगो का। अच्छा, ये तो कोई इतनी, अब किसी जमाने में बड़ा रुझान आया था मैंगो का, आर्चर्ड का बड़ा अच्छा, अब इस आर्चर्ड इतना अच्छा नहीं है। लाइफ स्टॉक मतलब है कि मेरे लाइफ स्टॉक का बड़ा अच्छा ग्रोअर है, वो कहता है कि अब हमारी मतलब डॉलर की बढ़ने गायें बहुत बाहर से मंगवाते हैं, महंगी हो गई हैं, जो हमारी इनपुट्स की कास्ट बहुत बढ़ गई है, अब लाइफ स्टॉक इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अब क्रॉप्स बहुत अच्छी हैं, वेजिटेबल बड़ी अच्छी है, वेजिटेबल में पैसा कमा रहे हैं लोग। लेकिन गंदम माशाल्लाह मैंने कहा मकई बहुत अच्छी है, गंदम बड़ी अच्छी है, कॉटन भी देखे ना, कॉटन की आपने बात की है ना, लेकिन अर्ली अगर हम कॉटन लगाते हैं तो वो 50-60 मन आती है, जो लेट वाली है जो हम लेते हैं अब लगानी है बीट के बाद, वो 10-15 मन नहीं आती।
इसका मतलब है कि हमें वैरायटी को सिस्टम देखने चाहिए ना, ठीक करनी चाहिए। अदरवाइज वही काटन है, वही पेस्टिसाइड है, वही वेदर है, वो देखिए 50-60 मन पे आ रही है। जो हम फरवरी में लगाते हैं वो 50 से 60 मन आ रही है। बड़ा भी है बुरा तो 40 मन ले रहा है। जो फरवरी में काश्त करता है ना वो 40 से 60 मन औसत ले रहा है। लेकिन जो हम लगाते हैं गंदम के बाद तो वो 15 मन नहीं आती। वो तो खर्चे मतलब है, नुकसान उठा सिस्टम हम ना ब्लेम गेम है दूसरे पे। हमारी बेशतर जो है अभी भी 70-80% बल्कि इससे भी जायज जो है वो तो रवायती काश्त हो रही है गंदम के बाद। वही है, गंदम के बाद लगनी है वो तो थोड़ी अर्ली तो। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हमें वैरायटी जो है ना, मतलब है कि वो ब्रीडिंग सिस्टम पे हमें जरा रिसर्च पे, जब हम कपास पे बात करेंगे ना तो उस वक्त हमें आप जरूर बताइएगा कि आखिर हम इस सारे पहलू को काउंटर कैसे कर सकते हैं ना। हमने गंदम भी तो काश्त करनी है डॉक्टर साहब, ये गंदम भी स्ट्रेटेजिक क्रॉप है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ये तो फिर साइंटिस्ट के पास जिम्मेदारी चली जाती है कि जी वो हमें कोई रास्ता बताएं कि हम कपास भी ना मरने दें और गंदम भी अच्छी ले। असल में इसमें हमने एक गेट टुगेदर किया था, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया था यूनिवर्सिटी में, ठीक है, और हमने एरिया डिफाइन किए थे कि भी कहाँ कहाँ पे हम गंदम के साथ कपास को लगाएं, कहाँ पे आलू के साथ कपास को लगाएं, कहाँ पे सरसों के साथ कपास को लगाएं। तो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपने वो इलाके आइडेंटिफाई कर, वो इलाके आइडेंटिफाई हमने किए हैं, गवर्नमेंट को पॉलिसी भी बना के दी है कि भी किस अंदाज से हम इसको कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह अभी बताया आसिफ साहब ने कि भी वाकई उसमें प्रोडक्शन तो ज़्यादा आती है, मगर अब 90% लोग जो है ना वो लगा रहे हैं कॉटन सीजन में। अब वो गंदम के बाद लगाते हैं, जब गंदम के बाद लगाएंगे तो उनकी प्रोडक्शन ज़ाहिर है इन्वायरमेंटल कंडीशंस कुछ ऐसी आ जाती हैं कि जिसकी वजह से, क्योंकि इस वक्त इन्वायरमेंटल कंडीशन सूटेबल होते हैं, ठंडा टेम्परेचर होता है, इतना ज़्यादा मसाइल नहीं होता, पेस्ट नहीं होता, खाद स्प्रे कम, खाद तो बराबर लगते हैं, स्प्रे कम लगते हैं उसके ऊपर, जिसकी वजह से नेचुरल फाना एक्टिव होता है थोड़ा बहुत, तो वो प्रोडक्शन में कोई मसला नहीं आता। प्रोडक्शन अच्छी आपकी 50 मन तक आ जाती है। जब हम मई में लगाते हैं तो उस वक्त पिग बोलवर्म भी एक्टिव हो जाता है, उस वक्त वाइट फ्लाई भी आ जाती है, उसको फिर मैनेज करना मसला बन जाता है। अच्छा, इसमें आसिफ साहब एक तो ये पहलू है ना कि जी हम क्रॉप्स की जो तय करना है कि कौन कौन सी क्रॉप किस रोटेशन में लगानी है, एक तो वो इम्पॉर्टेंट हो गया। एक ये है कि हम किसी ज़माने सोच रहे थे कि जोनिंग कर दें ना जी, और अब जोन बदले जाएं क्योंकि हमें जो कपास में नुकसान हो रहा था। लेकिन अब जो ये नतीजा गंदम का देखा है और पीछे IPM का देखा है, तो ऐसे लगता है कि हमारी सारी चीज़ें फितरत ही डिफाइन कर रही है, और हम अगर अच्छी फसल आ जाती है तो फिर सारे क्रेडिट लेने आ जाते हैं, नुकसान हो जाता है तो फिर वो हम किसी खाते में डाल देते हैं। इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम ठीक नहीं है। अगर देखें इसका मतलब जो हमारे अपने फैक्टर हैं, सीड है, फर्टिलाइजर है, पानी है, ज़मीन है, पेस्टिसाइड है, वो ठीक नहीं है। फिर इसका मतलब हमारी वीकनेस है, फिर हम इसका मतलब ठीक, अगर आप जो फैक्टर दे रहे हैं कि मैक्सिमम, इसका मतलब है कि बाकी हमारे फैक्टर ठीक नहीं है। पिछले से पिछले साल IPM को हमने इंट्रोड्यूस करवाया, हमने कहा जी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ गए, बड़ा अच्छा पिछले साल कॉटन में ना ये जो डॉक्टर साहब ने बात की है ना, पेस्ट लेट पे भी आना चाहिए, फिर जो अर्ली है अर्ली पे पेस्ट ज्यादा आना चाहिए। अगर ये तो बात नहीं है ना, वो भी सितंबर हार्वेस्ट, अक्टूबर में हार्वेस्ट होनी है। अगर वो भी अक्टूबर में हार्वेस्ट होनी है, वो भी अक्टूबर में हार्वेस्ट होनी है। जब इसको लंबा पीरियड, इसमें 20-20, 22-22 स्प्रे होंगे, अगर ये स्प्रे की वजह से होता है ना तो ये नहीं बता। मैं ये बात कर रहा हूं, मैंने बार बार जो बात की है ना, उसमें होता है कि फ्रूटिंग आता है हमारा, हम काश्त करते हैं अप्रैल एंड पे या मई का महीना, उसमें फ्रूटिंग आती है अगस्त में, उस वक्त आती है बारिशें, वो सारा डैमेज हो जाता है। मैं जो बात कर रहा हूं ना, अगर पेस्ट का हो तो फिर अर्ली पे पेस्ट, तो मतलब जो फरवरी में काश्त किया, मार्च में कीड़ा आ जाता है, अप्रैल में उसको स्प्रे, फिर उसको भी डैमेज करे, वो सुंडी भी आती है। उसमें एक पहलू ये भी तो हो सकता है ना कि उसमें पौधा मैच्योर जल्दी हो जाता है, मैच्योर हो, लेकिन रेजिस्टेंस भी आ जाती है। ये प्रीमियर प्लांट है, ये कोई नहीं, ये तो नहीं है स्प्राउटिंग करता रहेगा, नए शगुफे आते रहते हैं, उस पर कम से कम 30-40% नए शगुफे निकल रहे होते हैं। नए जो पत्ते हैं उन पे तो सकुलेंट होते हैं, उन पे कीड़ा आना चाहिए। ये तो नहीं है ग्रोथ रुक गई है, ग्रोथ तो करता रहता है ना वो, उसमें भी तो सकुलेंट लीफ होते हैं ना, उसमें कीड़ा आना चाहिए। अगर उसमें सकुलेंसी ज्यादा है तो सकुलेंसी जो इसमें उसमें होगा सकुलेंसी, मतलब है कि 70%, इसमें होगा 30%-40%। उसमें कीड़ा आपके ख्याल में फिर मैं वेदर की बात कर रहा हूं। हमारी वैरायटी, मैं कहता हूं रूल है दो, कॉटन आज भी हो सकती है। अगर हमारी ब्रीडिंग सिस्टम ठीक हो जाए, उस सीजन को फ्रूटिंग लगे उस वक्त जुलाई एंड पे या अगस्त में, और उसके बाद सितंबर में मैच्योर हो, एक महीने में। हमारी वैरायटी जो है ना, ये 25 दिन फ्रूटिंग लेती है सारी वैरायटीज। वो मतलब फ्रूटिंग आ गई, उसको अब ये लगाएंगे ना मई में, इसको जून एंड पे जुलाई में फ्रूटिंग आ जानी है। जब उसने ओपन वो नहीं है, जो मेरी मतलब एक भी है, इसको हम ले लेते हैं। अब ये जो है ये जून एंड पे आ जानी कॉटन,
ठीक है। मौसम में ड्राई होना है, जून में आनी है, एक जुलाई एंड पे आनी है। 2 पिकिंग आप पहले ले लेते हैं बारिश से। अर्ली में आप तकरीबन पिकिंग आपने पहले तकरीबन आप उन्हीं पिकिंग से ही फर्क आ जाता है, 10 से 25 मन पहले ले लेते हैं। ठीक है, ठीक। उसके बाद फिर वो लेट आती है, वो उस वक्त गुजर जाता है। उसकी पहली फ्रूटन जब आती है बारिश आ जाती है। हमारा मतलब देखें ना, अब एक मैं कहता हूं दुनिया में अब ना पेस्ट मैनेजमेंट इशू नहीं है, इशू है मतलब एक सीड का सिस्टम। पेस्ट तो हो ही नहीं रहा दुनिया। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में पेस्टिसाइड की स्प्रे 0 हो गई कॉटन के ऊपर। इसका मतलब वैरायटीज ऐसी आ गई ना, ब्रीडिंग सिस्टम ऐसा आ गया ना। हमारे यहां हो रहा है तो हमारा अपना कसूर ज्यादा है। अब दुनिया में अब लोग कहते हैं कि पौधे में इतनी ताकत हो कि वो इस पे पेस्ट मैनेजमेंट इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा इशू अब मतलब एक वैरायटी है, सीड सिस्टम है। सीड का सिस्टम या वैरायटी हमने उसमें हम तवज्जो नहीं देते, हम अपनी ब्लेम गेम आ जाती है उस पर डाल बीज पे बात करते हैं, बड़ा अहम मामला है। डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि बीज का इशू तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और जब भी हम बात करते हैं ना जी स्टेक होल्डर सारे जिनको मिला के बात करें, मामला फिर ब्रीडर पर चला जाता है कि जी अच्छे बीज नहीं थे, इससे आप अच्छे बीजों की ना होने की वजह से सारा काम। सर बात बिल्कुल ठीक है। इंडिया की मिसाल हर कोई देता है, अभी आपके सामने है कि जब इंडिया हमसे कम प्रोडक्शन लेता था कॉटन की, उन्होंने बीटी कॉटन लेके आए, मगर प्योर बीटी लेके आए जिसमें सही टॉक्सिन मौजूद है जो तमाम पेस्ट को मैनेज करता है। वो 34 मिलियन बेल पे 35-70 मिलियन बेल पे चले गए, हम 4 मिलियन बेल पे। जो हर शोबे की फेलियर स्टोरी है और दुनिया की सक्सेस स्टोरी हम बस। अच्छा, अब जो है ना हुआ क्या है, हमने बीटी की कोशिश की कि बीटी हमारे साइंटिस्ट ने बड़ी स्ट्रगल की, और उसमें मैं उनकी दाद देता हूँ कि जितने हालात में जिन हालात में भी ये हुआ, मगर बदकिस्मती से उसके अंदर वो टॉक्सिन की मिकदार पूरी नहीं है। अगर 1 मिलीग्राम होना चाहिए तो डॉक्टर साहब अगर हम खुद कुछ नहीं कर पा रहे या हमारी कोई तजर्बात में कमी रह जाती है। नहीं, इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अच्छा, क्योंकि तजर्बात में इसमें कमी नहीं है, क्योंकि पिछले कई सालों से गवर्नमेंट को जब हम डिस्कशन करते रहे, घूम फिर के हम आएंगे कि रिसर्च पर फोकस नहीं हो रहा। हाँ, उसमें जो ना गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया बीटी कॉटन उनके जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए। मैं ब्रेक ले लूँ डॉक्टर, फिर यहीं से बात करते हैं जी। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ज़राअत पर मजबूरी और कपास और गंदम पर ख़ास तौर पर बात कर रहे हैं। माहिरीन हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब आप कह रहे थे कि हुकूमत की पॉलिसी जो है वो आड़े आ जाती है। उसमें यह है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। जो जिनके पास टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट मांगते हैं, कि गवर्नमेंट कहती है कि नहीं हमारे पास इतना पैसा नहीं है जितनी वो इंडस्ट्री वाले मांगते हैं कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे उस सूरत में कि जब हमें इतनी अमाउंट मिलेगी। ज़ाहिर है बिजनेस हर तरफ से हम अमाउंट के चक्कर में फंसे रहेंगे तो फिर फंसे रहेंगे। ये मसला इसमें तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम जब भी है ना कंस्ट्रेंट्स ही डिस्कस करते हैं। आसिफ साहब से पूछिए, पब्लिक सेक्टर में जो है ना ये कंस्ट्रेंट जैसे प्राइवेट सेक्टर डिफरेंट अंदाज से देखते हैं। देखें असल में ये नहीं है चीज़। देखें ना, अगर टेक्नोलॉजी होती है ना, हमारा सबसे बड़ा ये बीटी आने से पहले सबसे बड़ा मसला था बोलवर्म। ठीक है, स्पॉटेड, पिंक, अमेरिकन सुंडी, ये 2 बड़े सुंडी थे। बड़ा स्पॉटेड शुरू में और बाद में अमेरिकन सुंडी। अब अगर हमारे ये जीन कम ज्यादा होता ना तो अमेरिकन सुंडी और स्पॉटेड अटैक करता। वो नहीं आ रहा अगले पिछले लास्ट 15 ईयर से। लास्ट 15 ईयर से दोनों इशू नहीं है। सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा इशू तो हैंडल हो गए वो सारे हैंडल। इसका मतलब है कि जीन का इशू नहीं है, वो मैंने है उसमें इतनी क्वांटिटी कि वो तो नहीं आ रहे, या वो आए ना पहले। जिस दिन वो आएंगे ना, रिसर्जेंस करेंगे, तो फिर हम कहेंगे कि वो जीन का फेलियर है। आ गया, ठीक है। जीन का फेलियर तो नहीं है, वो 2 तो नहीं आ रहे। ठीक है, बॉडी वेट बड़ा उनका। ठीक है, स्पॉटेड अमेरिकन बोलवर्म का सबसे ज्यादा बॉडी वेट है, खाता भी बहुत है, बड़ा विशुद्ध पेस्ट है, और स्पॉटेड बड़ा डैमेजिंग पेस्ट है। इसका मतलब है इशू वो नहीं है। अब सेकंड का इशू है हमारे यहाँ व्हाइट फ्लाई, जेसड और थ्रिप्स, ये और पिंक। देखे ना, ये चीजें टेक्नोलॉजी है ग्लाइफोसेट। अब मैंने कहा मैंने 100 एकड़ कॉटन अर्ली लगाई हुई है। इस तरह बारिशें आई थी ना, मैं गोडी नहीं कर सकता, मैं अपनी कॉटन मैनेज कर ही नहीं पाता। लेकिन मैंने ग्लाइफोसेट का एक स्प्रे किया, मेरी बीड्स मर गई, मेरा 2000 खर्चा नहीं आया, टेंशन फ्री भी, मैंने हफ्ते में बीड्स मैनेज कर ली। अदरवाइज मैं 10,000 रुपया खर्चा आता, गोडी भी ना कर सकता, लेबर को उठा के लाता, मैनेज करता, मेरा 10 से 15,000 खर्चा आना था, और मेरी वीड्स भी मैनेज नहीं होनी थी, और मेरे पौधे भी कम हो जाने थे। ये तो सारों के पास एग्जांपल मौजूद है। मैं कहता हूं अगर ये टेक्नोलॉजी के ना जीन कम ज्यादा इलीगल नहीं है। अब देखें ना, बोल गार्ड 1 एक्सपायर हो गया 10-15 साल पहले, अब बोल गार्ड 2 भी इस महीने एक्सपायर हो रहा है, सब 23 में हो गया। अब वो आ गया, उसकी जीन है रजिस्टर्ड हो रही हैं, 2-3 वैरायटियां रजिस्टर्ड भी हो रही हैं, ग्लाइफोसेट भी और पिंक 3 भी। इसका मतलब है इशू वो नहीं है। हाँ, या तो हम नई टेक्नोलॉजी जो सकिंग की आ रही है उसको वक्त पे ले आए,
कि उनसे एग्रीमेंट कर लें। हमारा गवर्नमेंट है कि मॉन्सेंटो से या बायर जो है उससे एग्रीमेंट हमारा साइन हो जाता, वो हम कर नहीं पाए, जो भी रीजन है गवर्नमेंट ने करना था वो किया नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी इशू ये नहीं है कि हम 3 है, अमेरिकन सुंडी, स्पॉटेड और राउंड अप रेडी, ग्राइफोटेड रेडी, वो तीनों चीजें हमारे पास जीन मौजूद है और मैनेज कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। ये बहुत बड़े इशू थे। अब इशू रह गया सेकंड का। मैं फिर कह रहा हूं व्हाइट फ्लाई का, अगर हम अर्ली कॉटन की उसी व्हाइट फ्लाई में, उसी जेसर्ड में, उसी थ्रिप्स में अपनी 40 से 60 मन ले रहे हैं, वही पीरियड है, तो इसका मतलब है कि हमारा मतलब सीड का जो है ना, एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज के बाद आपने अपनी वैरायटीज को एडजस्ट नहीं किया। ठीक है, मैं टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, मैं टेक्नोलॉजी की आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, हाँ, उसी को थोड़ा सा इन ऑर्डर करना है, ऑर्डर करना है। ठीक है, कि वो मतलब है कि आए फ्रूटिंग उसकी अगस्त में एंड पे, और उस वक्त मतलब बारिशें ना हो, जब उस वक्त लगे और उस महीने में पक के वो फारा कर ले हम, फिर हमारी 25 मन आ जाए ना लेट वाली, हमारी 25 मन औसत एवरेज बन जाए तो बड़ी पैदावार है, बड़ी पैदावार है। मैं कहता हूं कि जितना असल में मतलब है कि आप देखें ना, यही मेज है, उसमें अच्छा, उसमें मतलब वही पेस्ट है। फॉल आर्मी में बड़ा इशू है, सबसे बड़ा इशू फॉल आर्मी का इस वक्त मतलब है आर्मी इस पे आता है, और लोग मैनेज कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन वैरायटी में पोटेंशियल है, 100 मन 80 मन 150 मन दे रही है और वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। इसका मतलब उसने आके वैरायटी ने और ब्रीडिंग सिस्टम ने तब्दील किया मेज को। मेज ने कोई पेस्ट मैनेजमेंट या कोई मतलब फर्टिलाइजर या पानी या जमीन की वजह से तब्दीली नहीं आई, वही जमीन है, वही क्लाइमेट उल्टी बस्ट हुई है, 1000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा है, गर्मी बढ़ी है, गर्मी कम तो हुई नहीं। ठीक है, उसके बावजूद भी लोग मतलब एक 80 मन से लेके 120 मन पैदावार ले रहे हैं। बड़े पहले हमारी 50 मन नहीं आती थी। इसका मतलब है कि सिर्फ एक सीड का सिस्टम तब्दील करने से, मतलब ब्रीडिंग सिस्टम जो है अच्छा किया हमने, और उन्होंने मतलब है कि वो पायनियर ने या मॉन्सेंटो ने या बेयर ने वो किया और वो चीज़ें तब्दील हो गई। उसके बाद नेशनल कंपनी भी अब आ गई, 40% शेयर नेशनल कंपनी का भी है, उन्होंने कॉपी किया और वो चीज़ें कर ली। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा ज़मीन पानी हमारे बस में नहीं है, पानी आना नहीं, गर्मी बहुत है खरीफ में, टेम्परेचर हमारा ऑर्गेनिक मैटर 0.2% 0.4% से भी नीचे है, वो होना नहीं है, पानी बहुत मांगती है। हमारा सिर्फ एक ही फैक्टर है, सीड सिस्टम को ठीक कर लें, हम ब्रीडिंग सिस्टम को ठीक कर लें, सर्च बेहतर कर लें। कॉटन करनी है तो 2 फैक्टर है, ब्रीडिंग सिस्टम ठीक कर लें और दूसरा एप्टमा आ जाए लेने के लिए। हाँ, वो एप्टमा आ जाए करते हैं, ये तो एप्टमा करे कि जी ऑन करे, मतलब कॉटन को ऑन करे, जैसा शुगर मिलें ऑन करती हैं तो कॉटन हो जाएगी। अदरवाइज ये 2 चीजें नहीं होती ना। पिछले साल की कपास पड़ी हुई है, वो हालांकि कपास बड़ी कम थी, वो तो हाथों हाथ बिकनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं बिक सकी। लोग वही ना, ये 2 फैक्टर हैं कि मेरे पास 1200 बेल पड़ी है अभी तक भी, तो लेने वाला कोई नहीं है, उधार मांगते हैं, देता कोई नहीं है। सीड वाली कॉटन है लेकिन बिक नहीं रही। आज देखें ना, मेरे पास मतलब पिछले साल जून की मैंने ले रहा हूँ, जून से लेके साल होने वाला है, अब तो आपको 8500 मिलनी चाहिए, मिल नहीं रहा, वो बिक नहीं रही। नहीं, रुई की बात कर रहा हूँ, रुई मतलब एक रुई बिक नहीं रही है, मेरे पास 1200 बेल पड़ी है, कोई लेने वाला नहीं। रुई का भी वही तनासब होना चाहिए ना, जो मेरा कहने का मतलब है कि जब तक वो ना एक पैदावार और एक बिक जाए। गंदम बिक रही है, गंदम लोग ले रहे हैं, अगले साल गंदम बड़ी लगेगी, हर बंदा गंदम लगेगा, ये करोला खत्म हो जाएगा, ये राया शाया खत्म हो जाना है, और मतलब बाकी को फसल नहीं लगनी, हर बंदे ने गंदम लगानी है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो है, अभी आसिफ साहब जो बात कर रहे हैं, ये जो मौजूदा क्लाइमेट है इसको देख के बात कर रहे हैं। अब क्लाइमेटिक चेंजेस इतनी आ रही हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि अभी ये जो अब ये साल आएगा, इसमें बारिशें अर्ली आएंगी, बाद में आएंगी, कम होंगी, ज़्यादा होंगी। जो हमें फोर्सी करने वाले इदारे हैं वो भी इतनी एक्यूरेसी नहीं दे रहे, तो काश्तकार तो बड़ा वल्नरेबल है, बड़ा परेशान है कि भी सारी सूरत हाल में बनेगा क्या। आपके जो इदारे हैं वो भी इस पे बैठ के कोई गौर कर रहे हैं कि भी करना क्या है? सर, इस पे बड़ी तगदो से हम काम कर रहे हैं, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। हम सारा डेटा भी हम 3 महीने 4 महीने पहले हमने एक बैठ के एक सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया, जिसमें हमने ये देखा कि एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं, क्या अगले अप्रैल तक सिचुएशन क्या है। जब हमें वो इन्फॉर्मेशन मिली नेशनली और इंटरनेशनली दोनों जगहों से कि नॉर्मल सिचुएशन है, मगर नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी। ठीक है ना, जब हम गुजरे उन हालात से, क्योंकि हम नहीं बता पा रहे थे कि भी सिचुएशन क्या है। भी इस वक्त भी टेम्परेचर में ठीक है, टेम्परेचर तो नॉर्मल रहा, मगर जिस तरह पिछले साल मार्च में टेम्परेचर 40 तक चला गया था वैसा नहीं था। अभी हम तो इस सीजन में भी हम हीट वेव की तवक्को कर रहे थे। हमें तो यही बताते हीट वेव आएगी जी, हीट वेव आएगी, और अभी भी जो है ना पंखा चलाते हुए सर्दी लगती है। मई हमारा जो आधा गुजर रहा है। तो अब जो है ना सिचुएशन जो अब तक ये है थी, जो
उन्होंने बताई थी वो तो सही नहीं निकली कि बारिशें नहीं होंगी या बहुत कम होंगी, मगर बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, मगर नुकसान इतना नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे लिए बचत होगी, मेहरबानी की। अब अर्ली कॉटन जहाँ पे लगी है 4 लाख, मेरे ख्याल में 4 लाख एकड़ है जो अर्ली कॉटन हमारे लगी है, फार्मर ने लगाई है, वो अब तक ठीक खड़ी है कॉटन ना, क्योंकि कॉटन के ऊपर जो प्रॉब्लम आता है, जैसे आसिफ साहब ने कहा कि भी बोल जब फॉर्मेशन हो जाती है, कॉटन जब खिलने का टाइम होता है तो उस वक्त जब बारिश आती है तो वो ज़ाया हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम होता है। दूसरा प्रॉब्लम वाइट फ्लाई और पिंक बोलवर्म का बताया गया, मगर पिंक बोलवर्म में जैसे इन्होंने जिक्र किया कि वो रेजिस्टेंस आ गई है, वो इस वजह से क्योंकि हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल जो फार्मिंग कम्युनिटी है, जो कंट्रीज़ हैं वो फॉलो करते हैं कि वो नॉन बीटी लगाते हैं उसके साथ पिंक बोलवर्म के रेजिस्टेंस को मैनेज करने के लिए। नॉन बीटी हमारे यहाँ नहीं लग रही, 99% हम जो है ना बीटी लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर रेजिस्टेंस आ गई। अमेरिकन बोलवर्म, स्पॉटेड बोलवर्म वो इस वजह से नहीं है क्योंकि उनके होस्ट और भी मौजूद हैं, उसके ऊपर वो फीड करते हैं, इसकी वजह से उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हो रही। वो जो है ना उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है सही, मगर बहुत ना होने के बराबर है। अब चाइना ने क्या किया, चाइना ने ये किया कि उन्होंने अपनी हाइब्रिड वैराइटीज़ बनाई, और हाइब्रिड वैरायटी जब बनाई तो उसको जब वो देते हैं फार्मर को बीटी के हाइब्रिड वैराइटीज़, उसमें F2 जब अगले साल की जो कॉटन आती है उसको वो भी लगा देते हैं, जिसमें 25% नॉन बीटी होता है। वो उन्होंने 2012 तक 2004 में 2 में उनका जो है ना आया था, 2005 में उनके अंदर पिंक बोलवर्म के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो गई थी। जब उन्होंने बीटी लगाना शुरू की, नॉन बीटी उसके अंदर सिस्टम में उसके आ जाती है 25%, तो वो रेजिस्टेंस 2012 तक पिंक बोलवर्म के अगेंस्ट ख़त्म हो गई। वहाँ अभी तक क्राई 1 AC लग रहा है, एक जीन यूज़ हो रहा है जो सिंगल जीन है, मगर हम अभी डबल जीन भी, ट्रिपल जीन तक भी आ गए, मगर हमारे हालात वही है क्योंकि हम प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे। सीड की क्वालिटी तो अलहदा बात है कि जो जिन्होंने ये प्रोटोकॉल बनाया इंटरनेशनल लेवल पे, मोनसेंटो ने या बाकी जिन लोगों की ये बीटी जीन्स थे कि उसमें नॉन बीटी लगाना ज़रूरी था, मगर फॉलो नहीं कर रहे, उसको फॉलो नहीं। आसिफ साहब, इस पे एक इल्ज़ाम आप पर भी आता है, जो हमारी पेस्टिसाइड की कंपनी है, फार्मुलेशन तो यहाँ नहीं हो रही, बाहर से लाते हैं, इंपोर्ट करके फिर पैक करके बेचते हैं, कहते हैं कि ये इनकी मिली भगत से ये सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि इन्होंने ये जो प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, नॉन बीटी को बिल्कुल खत्म करवाया है ताकि रेजिस्टेंस पैदा हो जाए और फिर जो है वो दवाई बिके। मैनेजमेंट स्ट्रेटजी गवर्नमेंट देती है, ये लीगल बॉडी है, गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी होती है कि ये है, इसको प्रोटोकॉल फॉलो। इतना बड़ा एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, इतना बड़ा पेस्ट वार्निंग है, और कोई पेस्ट वार्निंग की और एक्टिविटी नहीं है इसमें, पूरा महकमा हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम हर तहसील वाला एक बंदा होता है। ठीक है, ये अगर पूरा हमारा देखें ना सिस्टम जो है, हर डीलर रजिस्टर्ड है, हमारी प्रोडक्ट चाइना से चलती है या अमेरिका चलती है, पहले बोर्ड पे क्लियर नहीं होती जब तक इतनी स्ट्रॉन्ग मतलब ट्रेसेबिलिटी किसी चीज की नहीं जितनी अच्छी पेस्टिसाइड की है। ट्रेसेबिलिटी डीलर रजिस्टर्ड, ठीक है, डीलर भी रजिस्टर्ड है, कोई ऐसा चीज नहीं है जो सिस्टम नहीं है। आईपीएम की स्ट्रेटजी आप बता दें, आज तक मैंने तो कोई देखी नहीं इनकी, महकमा ज़राअत की, वो तो रेजिस्टेंस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इन्होंने देनी है, इन्होंने फॉलो अप करना है, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट ने, पेस्ट वार्निंग ने और सर्च ने बनानी है। रिसर्च वाले बनाएंगे, अयूब सर्च बनाएगा या यूनिवर्सिटीज बनाएंगी, उसको फॉलो कराएंगी वो। हम तो हमारा तो मैं कहता हूं कि ट्रेसेबिलिटी असल मैंने पहले कहा है, मैंने ये नहीं कहा मैं कसूरवार नहीं हूं, लेकिन हर बंदा अपनी अपनी हिसाब दे कि कहां पर किसका कितना कसूर है, किसकी क्या जिम्मेदारी थी और उसने कितनी पूरी की। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये तो नेशनल डायलॉग होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं मतलब एक कंसेंसस डेवलप हो कि किसने कितना था रोल और क्या किया। ठीक है, कि उठा के डाल दिया कि ब्रीडिंग वालों के बात करेंगे, वो कहेंगे सीड का सिस्टम तो ठीक है, ये पेस्टिसाइड ठीक नहीं है, वो कहेंगे जी पेस्टिसाइड वाले कहेंगे सीड ठीक नहीं है, या कहेंगे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी से मैं बात कर रहा हूँ। ये तो असल में चीजें हैं मिलके। ठीक है, अब देखें ना, अगर गवर्नमेंट का रोल है ना, आज हम वीट की हमारे पास एक बकर स्टार वैरायटी है, सिर्फ उसकी हमारे पास है, हमें गवर्नमेंट लेने नहीं दे रही, हमें परचेज नहीं कर पा रहे। हमारा प्लान था, हमने 3000 एकड़ पे लगवाई, अच्छा बीज दिया, उसको खाद दिए, बाकी हमने परचेज करनी थी। तो क्यों हम परचेज क्यों नहीं करते? वो कहते नहीं पीएससी को, ये डीसी और ये इनका रोल है, फूड डिपार्टमेंट को बिल्कुल इन्होंने कर दिया, और वो लेके और वो डीसी बैठा, उसको इस चीज की पता ही नहीं है सीड सिस्टम क्या होता है, ना वो मतलब एफएससीआरडी की सुन रहे हैं, ना वो किसी की बात की सुन रहे हैं। वो कहते हैं उठा के ले गए, हमारे पास सीड ही नहीं कर सके हम।
हम सीड नहीं, पीएससी को इजाजत है, देखिए ना, पंजाब सीड कॉर्पोरेशन को उनका अपना है, उनको ऊपर से आया हुआ है नोटिफिकेशन, पंजाब वो ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, उनको इजाजत है जी, बाकी को किसी इजाजत नहीं, आप ले नहीं सकते, हालांकि लीगल है, एफएससीआईडी ने कहा ले सकते हैं आप, उन्होंने बना के दिया, स्टोर ऑन की है, लगवाई हमने, अप्रूव्ड रेडी है, सिस्टम में कोई नहीं, हमारी जितनी गंदम सारी लेके वापस उठा के। अच्छा, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट तो मैं बात कर रहा हूँ ना, देखे ना, अब इसमें मैं कहूँगा, अब इसमें तो मेरा कुछ में कोई कसूर नहीं है ना, कि पंजाब सीड कॉर्पोरेशन परचेज कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर परचेज नहीं कर सकता। अगर आप कहते हैं कि सीड नहीं है तो आप देख लें सीड कंपनी है कि नहीं है। अब फ्लोर मिल वाला उसको चक्कर में सबको उन्होंने रगड़ दिया। अब जब एक चीजें नहीं होगी तो ये तो हमारा हालत है। एग्रीकल्चर की वैल्यू इतनी है कि हमें कहते हैं कि जी बाकी जब इतनी इनकी इतनी नहीं सुनी जाती, इनकी अपनी, तो हमें इन्होंने क्या प्रोडक्शन देनी है, हमें क्या करना है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इतनी वैल्यू नहीं है कि सीड को सिस्टम को बचा सके। अगर वीट का सीड सबसे बड़ी खराब है, हमें तो आइडेंटिफाई करना चाहिए। मैं ब्रेक ले लूँ, इस पे मजीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ज़राअत पर बात कर रहे हैं, कपास हमारा ख़ास तौर पर फोकस है। आसू साहब, आप ये कह रहे थे कि ये जो आपको जो है वैरायटी नहीं खरीदने दी गई और पंजाब सीड कॉर्पोरेशन ने खरीदी है, ये इसको आप किस नतीजे पहुंचे हैं? भाई खराबी कहाँ है? मतलब इन कोताही है या कहीं जानबूझकर ऐसा किया गया? अब डीसीज और कमिश्नर डोमिनेंट है ना, एसी कमिश्नर डीसी, उनको इससे गर्ज नहीं है। ये महकमा ज़राअत का, देखे ना, फुर्सत भी नहीं है, रोल था महकमा ज़राअत का, वो इतनी उसकी वैल्यू होती वो ये फैसले खुद करते हैं। फैसला उनकी सुनता कोई नहीं है, उनकी कोई नहीं सुन रहा। हमने सेक्रेटरी साहब से बात भी की, फूड वाले भी मतलब एक भी बात की, लेकिन वो कहते हैं जी डीसी ने करना है, एसी ने करना है, कमिश्नर ने करना है, हमारे तो कोई वैल्यू नहीं है। उनको इंस्ट्रक्शन आ रही है चीफ सेक्रेटरी तरफ से, वज़ीर आला की तरफ से, और वो मतलब नहीं हो रहा सिस्टम। मतलब मेरा कहना है सीड का, हम कहते हैं, मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट ही वैरायटी है और सीड सिस्टम है, उसके बाद बाकी चीजें हैं। जब वो पहले की जाएंगे तो बाकी है। मैं तो आज भी कहता हूँ कि हमारी देखे ना, अब इंडिया की हम मिसाल देते हैं ना, इंडिया का सिर्फ इतनी हाई टेम्परेचर पे काटन दुनिया में कहीं नहीं लगती, या अफ्रीका में लगती है, या ये सिर्फ पंजाब जो है हमारी तरफ जो साथ है ना डैश, यहाँ पर गर्मी है। बाकी उनका जो पंजाब इंडिया है ना, 70% इतनी हाई टेम्परेचर नहीं है काटन होती, उनकी ठंडे में होती, जुलाई में लगती है, बड़ा कद होता है उनकी पैदावार, मतलब एक अमेरिका का 35 से ऊपर नहीं। ज़राअत है 35 टेम्परेचर वाली, 45-46 वाली नहीं है। ज़राअत तकरीबन दुनिया में जो बेस्ट है ना, वो 35 प्लस माइनस पे ज़राअत है। हमारी है 45-46 वाली, 50 को टच, टेम्परेचर भी हाई, पानी भी नहीं है, और ज़मीन की बुरी हालत है। ये आसिफ साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो हमारे यहाँ ये स्पेल आए हैं बारिशों के, और अभी भी ऑलमोस्ट जो है मई हाफ ख़त्म होने वाला है और मौसम ठंडा है, तो इसके आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? कपास पर क्या असर? ये तो बड़ा अच्छा रहा ना, ये सिर्फ बचाइए। अभी तक जो काटन लगी है फरवरी वाली, उसमें कोई सप्लाई नहीं है, जबरदस्त काटन खड़ी है। वो 2 लाख है, 4 लाख तो अच्छी रखनी चाहिए ना, तो फिर अच्छी रखनी चाहिए। अर्ली वाला मैं तो आज भी कहता हूँ कि आप ये छोड़ दें लेट वाली को। अर्ली मेज वाला एरिया है, मेज लगती है बहुत ज्यादा जनवरी फरवरी में, अब मेज लगती है 3 से 4 मिलियन, हम 2 मिलियन अर्ली ले जाए ना तो हमारी 60 बेल आई, 3 बेल पर एकड़ आ सकती है अर्ली से। या तो मैं क्या बैन करें? नहीं, मैं कहता हूँ 2 हमने किया था पेस्ट मैनेजमेंट, हमने कहा पेस्ट मैनेजमेंट है, पेस्ट मैनेजमेंट मुश्किल होती है जब हम शुरू में करते हैं, तो पेस्ट मैनेजमेंट मतलब एक मैनेजमेंट, जिस तरह डॉक्टर ने पहले बात की है कि वो रेजिस्टेंस का लेवल बढ़ता है, कि इतने स्प्रे होते हैं, कुव्वत मुदाफ़त बढ़ी आती है, और उसकी बात से हम कर रहे हैं लेट। हमसे अर्ली लेट हो नहीं रही, हम लेट 8 से 15 मन है, इससे ऊपर नहीं है। उससे तो अब खर्चे पूरे नहीं हो रहे, उससे सवाल नहीं पैदा होता ना, वो आ नहीं रही, लोग छोड़ गए। अब लोग मतलब है कि कोई नहीं लगा, चावल का रेट अच्छा है, मकई अच्छी है, वो कहते जुलाई मकई लगा लेंगे। अभी मतलब वो माइनर क्रॉप्स ला रहे हैं, मूंगी लगा रहा है, कोई तेल लगा रहा है, कोई मतलब एक ग्वारा लगा रहा है, उसके बाद कहते हैं या जंतर लगा के छोड़ देगा, फिर वो जून में लगाएगा अपना चावल, नहीं तो बाकी छोड़ के जुलाई में मकई लगा देगा। वो कहते हैं दफा करें, हम काटन ना लगाएं। काटन की तरफ काटन लग रही है वहां पर जहां पर पानी कौड़ा है, जो पानी खराब है वहां पर लग रही है, जिसके ऑप्शन नहीं है, जस्ट पानी थोड़ा है। अदरवाइज काटन लगाने को कोई तैयार नहीं है। गवर्नमेंट की बड़ी स्ट्रेटेजी है कि गवर्नमेंट लगे। अगर पैदावार, स्ट्रेटेजी भी बात करते हैं, पैदावार 25 मन आ जाए तो लगाना शुरू कर देंगे लोग। लेकिन वो तो फिर सीइंग इज बिलीविंग वाली बात है ना, ये पहले तो आप 25 मन पैदावार दिखाएं। सर मैं तो नहीं आ रही ना, मैं तो नहीं आ रही, वो नहीं आनी जब तक सीड का वैरायटी का वो उस पीरियड को, जब बारिश का पीरियड है, पिछले 10-15 का डेटा उठा के देख लें, 1 अगस्त में बारिशें आती हैं, उसकी वजह से वो सारी ओपनिंग होती है, साथ ही बारिशें आ गई, वो सारी डैमेज हो गई। उसके बाद दोबारा फ्रूटिंग आती है, वो टाइम गुजर जाता है, फिर ड्राइनेस मतलब आता है। अगर वो हम 10-15 मन जो ज़ाया होती है
जो 15 मन आ रही है, 25 मन आनी है, वो 10 मन जो बारिशों में ज़ाया होती है उसको नहीं बचाते हैं तो काटन नहीं होती। एक तो हमें ज़हनी तौर पे तस्लीम कर लेना चाहिए कि अब मौसम जो है उस तरह का रिवायती नहीं रहेगा, ये मौसम में बड़ी फ्लक्चुएशन रहेगी और इस फ्लक्चुएशन के अंदर उसके मुताबिक रास्ता ढूंढना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अभी आसिफ साहब ने बात की कि हुकूमत ने अपनी तरजीहात में शामिल की है कपास को, ख़ास तौर पे ज़राअत को, ये तो बड़ा खुश आइंद है कि चलें हुकूमत को किसी वक्त ख्याल तो आया ना कि जी कपास भी और ज़राअत हमारी अहम मामला है। असल ये ख्याल इसलिए आया है कि फूड सिक्योरिटी का दुनिया भर में एक मसला बन के उभरा है और फिर हमें परेशानी हुई है कि जी अगर हम फूड सिक्योर होंगे तो फिर आगे बढ़ सकेंगे। और कपास का इसलिए है कि कपास से ही हमारी सारी सनतें वाबस्ता थी और वहीं से एक्सपोर्ट होती थी, वहीं से ज़र मुबादला कमाते थे। अब जब IMF से कुछ नहीं मिला, बाकी लोगों से कुछ नहीं मिला, तो फिर हमें कपास की तरफ तवज्जो आई है। लेकिन चलो अच्छा हो गया कि हमें ये ख्याल आ गया कि जी हमने अपनी ज़राअत की तरफ तवज्जो देनी। उसके असरात आप खुद वहाँ बैठे हुए महसूस कर रहे हैं कि जी उस हिकमत अमली को ट्रिकल डाउन हुआ ऊपर नीचे? नहीं सर, इसमें वाकई गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ मैं कि इन्होंने बड़ा अच्छे इकदाम किए हैं। पहले तो ये होता था ना कि भाई कुछ एरिया में एक्टिविटीज़ होती थी, फ़र्ज़ करो साउथ पंजाब में ज़्यादा एक्टिविटी होगी, एग्रीकल्चर यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे चल पड़ी। अब तो ट्रिकल डाउन ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब या वज़ीर आज़म साहब वो ऊपर से नीचे तक अब हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ना हिदायत पहुँच रही है कि आपने जो है ना इकट्ठे बैठ के जो है ना काम करना है और इसका एरिया बढ़ाना है। अब एरिया मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा बढ़ सके क्योंकि बड़े लेट टाइम पे ये चीज़ें आई हैं। अब क्योंकि 8500 वाली तरगीब तो मौजूद है ना, 8500 वाली तरगीब है। अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है, जिस तरह आसिफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अर्ली काटन, ठीक है अर्ली काटन हम लगा लें, मगर ये डिफाइन कर लें कि हमने कहाँ पे लगानी है। अर्ली काटन जब लगेगी तो उस एरिया में फिर दोबारा काटन नहीं लगेगी ना। फर्ज करो शॉर्ट ड्यूरेशन हम कर लेते हैं, मई तक कर लेते हैं, जून तक जुलाई तक कर लेते हैं। उसके बाद जब जहाँ पे सीजनल काटन लगनी है तो वहाँ पे सिर्फ सीजनल काटन लगे, अर्ली काटन ना लगे। अच्छा ठीक है ना, तो फिर तो हम सक्सेसफुली दोनों चला सकते हैं। जहाँ पे अर्ली काटन लगती है वहाँ पे सीजनल ना लगे, सीजनल भी लगती है तो जो पेस्ट है वो अर्ली काटन पे डेवलप होता है, सीजनल को आके ज़्यादा डैमेज करता है। इसके जोन बना दिए जाए, क्या किया जाए? जोन बना दिए, जिस तरह अभी इन्होंने बताया कि भाई मकई के इलाके में अगर आप अर्ली लगा लेते हैं, वहाँ पे मकई नहीं लगाते, तो साहिवाल की तरफ या इस तरफ फैसलाबाद इस एरिया में टूवर्ड्स मुल्तान जो एरिया बनता है, हम उसको उसमें अगर हम पाबंदी लगा लें, हाँ यहाँ पे अर्ली लगेगी, यहाँ पे सीजनल लगेगी। यहाँ पे तो फैले हुए हैं हर तरफ लोग ना, अर्ली काटन शौक हर किसी का है, जिसकी ज़मीन फारिग पड़ी है उसने अर्ली लगानी है। अब आगे आ जाता है स्ट्रेटेजिक क्रॉप गंदम का मसला। अगर हम अर्ली लगाते तो उसको लेके जाएंगे, गंदम मैंने नहीं लगानी, मुझे पैसे काटन से मिल रहे हैं, मेरी 50-60 मन कपास आ रही है तो मुझे क्या जरूरत है। हमारे नफ्सियाती असर भी है ना, जिन लोगों को गंदम चाहिए घर में दाने रखने, गंदम मगर वो अब चाहिए तो फिर जो है ना अब हमें थोड़ा सा इस पे भी तवज्जो देनी पड़ेगी कि गंदम की वैरायटी कौन सी है आपके पास। वैरायटी पर फोकस करना, हाई यील्डिंग वैरायटीज या हाइब्रिड वीट आपके पास आ जाती है जो 100 मन देती है, आपका एरिया कम हो गया, वो जो 50 मन जहाँ पे आ रही है आपका आधा एरिया भी हो जाए तो 100 मन आपकी एवरेज आए कोई, तो इस तरह की वैरायटीज आ जाए तो फिर आप इन जो गैप हैं इस तरह की वैरायटीज आ सकती हैं। हाँ पाइपलाइन में बिल्कुल आ सकती हैं। मैं कहता हूँ एवरेज अब आ रही है आपकी इस वक्त 32-33 मन एवरेज आ गई है ना। अगर यही एवरेज आप 40 मन तक ले जाए तो कमाल ही हो जाए ना, कमाल हो जाएगा। और हाइब्रिड वैरायटीज मौजूद हैं। आसिफ साहब, ये अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी ये जो हुकूमत ने अपनी तरजीहात बदली हैं और पॉलिसी जो है ड्रिफ्ट हुई है ज़राअत की तरफ और हिदायत आ रही हैं कि जी कपास ज़्यादा से ज़्यादा काश्त की जाए, तो सिर्फ हिदायत से कपास का हदफ हम हासिल कर पाएंगे? और फिर हमने हदफ भी बहुत बड़ा रखा है, तो आपको खुद महसूस हो रहा है कि कहीं एक्टिविटी हो रही है और लोग इस तरफ रुझान हो रहे हैं? तो बात डॉक्टर साहब ठीक है कि उससे जो एक्टिविटी है कि डीसी कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ, अब डीसी कमिश्नर का लेवल तक मीटिंग हो रही है, नया सेक्रेटरी आया है खास वो काफ़ी एक्टिव है, उसने मुल्तान में डीसी के साथ मीटिंग, बहुत सारी मीटिंग्स की, डीजी खान में की। आज मतलब सेक्रेटरी इरिगेशन का बैठा हुआ है, पानी की मैनेजमेंट के लिए काटन में करने कैसे, ये बड़े डिफरेंट है। आज मतलब मैनेज करने के लिए अग्रेसिव कभी नहीं रहा कि इफ्तार साहब माशाल्लाह काफ़ी एक्टिविटी। आज सुबह बैठा हुआ है वहाँ पर, मतलब एक इरिगेशन डिपार्टमेंट के डॉक्टर बासम खुर्शीद के पानी की जो मैनेजमेंट है काटन को दें, उसने मतलब एक मुल्तान कल परसों जा रहा है भावलपुर में कि कभी डीसी नहीं मालूम या कभी कमिश्नर, अब कमिश्नर बात करता है, कमिश्नर 2 मीटिंग हुई है वो काटन की बात करता है, हालांकि अभी इनको पता ही नहीं होता था। ठीक है, ये तो बिल्कुल बात ठीक है। अगर यही चीजें 4-5 साल पहले होती तो चीजें तब्दील होती, ये हम इतनी डिक्लाइनिंग की तरफ जाते ही ना संभल जाते। अब ये है कि लेट है। यही स्ट्रेटेजी अगर फरवरी मार्च में बनती ना
तो चीजें जरा बेहतर होती। अभी फायदा होगा, इम्पैक्ट तो आएगा जब इतने ये लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, जब जिस तरह गंदम नहीं लेने दी हमें कि मतलब सबको बंद कर दिया, बस ठीक है जी उठाए अपने टारगेट पूरा करें। अपने टारगेट पूरा करने के लिए उन्होंने जो बिल्कुल मतलब एक उनको तो नहीं करना इससे, ये तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम था कि वो उनको बचाता, लेकिन ये है कि उन्होंने तो अपना लेनी है, उन्होंने टारगेट पूरा करना है कि जी हमने 4.5 मिलियन टन लेनी है पंजाब गवर्नमेंट ने, वो उसके लिए भाग रहे हैं, वो एक्टिविटी कर रहे हैं। उसका सीड का सिस्टम क्या है, ये तो काम था कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ब्रीफ करती और उसका सिस्टम पहले डेवलप करती कि यार इस तरह करनी है, ये बंदे को इतनी होगी, इतनी लगानी होगी। वो उन्होंने अपने करने के लिए सब कुछ कर दिया। लेकिन अब ये इन्वॉल्वमेंट काटन तो ठीक है, काटन की मतलब पॉलिसी इस तरह की मैनेज होनी चाहिए, खास साहब इस तरह कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि बड़ी चीज है। टारगेट है ये रैशनल है, मतलब पॉसिबल नहीं है। अब तो ये है, अब ये सिर्फ जो लगी हुई है इसकी पैदावार बढ़ा, इसको बचा लें। मैं कहता हूं ना, देखें ना, मैं अब कहता हूं कि जी एक बंदा मतलब एक फखर इमाम 50 एकड़ चला गया 800 एकड़ पे, ठीक है। मुल्तान डिवीजन में सबसे कम काटन है ना, ठीक है। काटन सारी है भागलपुर डिवीजन में, वो है 70-80%। पंजाब में काटन है तो भागलपुर, उसके बाद डीजी खान है, फिर मुल्तान में बहुत थोड़ी है। अब मुल्तान डिवीजन में एक फार्मर अगर 800 एकड़ लगा रहा है, इसका मतलब है काटन लग तो सकती है, हो भी सकती है। अगर हम, इसका मतलब है कि हमारी विल हो, हम कर सकते हैं कि हम जो अब जो काटन लगी है इसको बचा लेना, ठीक है। अर्ली काटन ये कहते हैं 4 लाख है, मैं कहता हूँ 7-8 लाख होगी। 8 लाख से 3 बेल आ सकती है, 8 के 24 यहां से आ जाएगी, बाकी आ जाएगी। ये मतलब एक 50-60 ले, अगर हमारी 20 लाख लग जाए वीट का मसला नहीं है। देखें ना, वीट 10 लाख एकड़ तो कम हुआ है, वो गया राय पे, वो काटन पे तो नहीं गया, ठीक है। 8 लाख 10 लाख एकड़ कम हो, वो सारा चला गया राया, मस्टर्ड और मतलब सरसों लग गई, उसको मतलब गई, उसकी पैदावार भी अगले साल वो भी वापस आ जाना एरिया, अगर वीट लगनी है बढ़ जानी है बगैर किसी वजह के, ठीक है, वीट अच्छी होगी। लेकिन हमारी प्रोडक्शन हमारी है 2.7 या 2.8 कर ले, 2.8 अपना 28 मिलियन टन। 28 मिलियन से हमारा मुल्क नहीं चलता, हमारा 32-33 लाख हो तो फिर मुल्क है, क्योंकि हमारा अफगानिस्तान में हमारा सूबा है ना, वहां से जाती है यहाँ पर शामिल करना, मतलब एक कराची में या मतलब पंजाब का। ये तो ब्लेसिंग है सर, इसको हमें नेगेटिव नहीं देखना चाहिए, हमारी कोई चीज बिक रही है ना। मैं कहता हूँ 32-33 मिलियन टन होगी तो होगी, उसके लिए तो फिर जरूरत है कि 40 मन हमारी औसत आए तो फिर आए। अदरवाइज हम एरिया बढ़ा भी लेते हैं थोड़ा सा, 10 लाख से फर्क नहीं पड़ना। हमारी 2 करोड़ 35 लाख एकड़ है, 2 करोड़ 22 लाख फर्क नहीं पड़ना। जो टारगेट मुकर्रर किया है कपास का, अगर इसको अचीव करने की तरफ हुकूमत जाती है तो आपकी शोबे की पूरी तैयारी है। हम तो कहते हैं, हम तो गवर्नमेंट के साथ हैं। हम तो कहते हैं काटन एक मुल्क की मतलब स्ट्रेटेजिक क्रॉप है, एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा सोर्स यही है, यहीं चलता है। तकरीबन मतलब एक 70% जो है हमारी एक्सपोर्ट में काटन का रोल है, टेक्सटाइल का रोल है, चीज़ों का रोल है। आप तैयार हैं उसके लिए? हम तो मैं कहते हैं करना चाहिए, हमारी तो है, लेकिन असल में अब जिस तरह मैं कहता हूँ कि दोबारा फिर ये मैंने पहले बात की है कि सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग भी की है कि प्राइवेट सेक्टर, फर्टिलाइजर, सीड, पेस्टिसाइड वाले मिलके गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी को डेवलप करें, कामयाब करें। उससे हम तैयार भी हैं। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, हमने कपास और गंदम में बात की है। कपास की बिजाई का मौसम है, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कपास उगाएं। हम भी आपको मोटिवेट कर रहे हैं, जो यहाँ मेहमान आते हैं वो भी आपको कह रहे हैं कि कपास उगाएं, क्योंकि इस पर पैसा है। और वो जो माजी के किस्से हैं उनको भूल जाए, आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बड़े रास्ते मौजूद हैं। आप खुद भी पैसा कमाएं, मुल्क को भी खुशहाल बनाएं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।